नमस्कार, मैं शिव कुमार बॉय स्वागत करता हूं आपका ज्ञान सागर क्लासेस में। जैसा कि आपको विदित है, अपने यूनिट 6 के अंतर्गत टॉपिक अपने पढ़ा था पहले एनिमल हस्बेंड्री के अंदर जंतुओं में जनन, जिसको अपने कंप्लीट कर लिया है। और आज अपने नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है जंतुओं में पाचन। तो सबसे पहले अपने स्टार्ट करेंगे पाचन क्या होता है। तो करते हैं स्टार्ट जंतुओं में पाचन। तो आज का सेकंड टॉपिक सिलेबस का हेडिंग लगाइए जंतुओं में पाचन। अब सबसे पहले अपने जानने का प्रयास करेंगे कि पाचन क्या होता है, पाचन किसे कहते हैं। तो पाचन का मतलब क्या होता है, जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ने की क्रिया जो होती है उसको पाचन कहते हैं। अब आपके दिमाग में आया कि ये हमारा शरीर, पहले अपने मानव की बात करेंगे फिर अपने जंतुओं की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो जंतुओं में पाचन और मानव में पाचन लगभग समानताएं हैं, लेकिन कुछ चेंज ओवर है। और कहाँ चेंज ओवर है उस बात को अपने देखेंगे। अब देखो पाचन, क्योंकि जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ने की आवश्यकता क्यों हुई, इसका रीजन आप सोचने का प्रयास करें। क्योंकि मानव शरीर की जो कोशिका है वो बहुत छोटी इकाई है। क्या है बेटा? बहुत ही छोटी इकाई है। क्या इकाई है? बहुत ही छोटी है। लेकिन उसके पास इतनी सामर्थ्य या पावर नहीं है कि वो क्या कर सके, उन बड़े जो पदार्थ हैं उनको पचा सके। तो एक बार मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। तो बात कर रहे थे बेटा पाचन की। पाचन का मतलब क्या होता है, जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ने की प्रक्रिया। तो आपको सबसे पहले मैं समझाऊंगा बेटा, फिर अपने चलेंगे बेटा, टॉपिक को बढ़ाएंगे, रेल की तरह भगाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे अपने पाचन की डेफिनेशन लिखेंगे आप सुंदर सी। पाचन जिसको क्या कहते हैं बेटा? डाइजेशन। क्या कहते हैं बेटा? डाइजेशन। इसकी परिभाषा क्या होती है बेटा? एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें जटिल पदार्थों को एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ा जाता है, उसे क्या कहेंगे? उसे पाचन कहते हैं बेटा। बात समझ में आई? आपने देखा कि उसमें एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ने की प्रक्रिया। अब इसको थोड़ा समझेंगे अपने। देखो, जब अपने भोजन करते हैं ना बेटा, क्या करते हैं? जब अपने भोजन करते हैं मतलब जब अपने भोजन करते हैं या कोई भी डाइट लेते हैं अपने, संतुलित भोजन की बात कर रहा हूँ। संतुलित भोजन का मतलब होता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, है ना, विटामिन, खाद्य रेशे, जल इत्यादि पर्याप्त मात्रा में हो। जब अपने भोजन करते हैं तो भोजन में मुख्यतः तीन प्रकार के कंपोनेंट अपन लेते हैं, सी, पी और एल। कि जब आप संतुलित भोजन करते हो तो मुख्यतः आप तीन प्रकार के कंपोनेंट ग्रहण करते हो। एक तो सी, दूसरा पी और दूसरा बेटा एल, सीपीएल। वैसे आईपीएल चलता है, वैसे अपने क्या चलता है बेटा? सीपीएल। यहाँ सी से मतलब क्या होता है? सी का मतलब होता है बेटा कार्बो
हाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। और पी का मतलब क्या होता है? पी का मतलब होता है प्रोटीन। और एल का मतलब होता है बेटा लिपिड यानी वसा। तो आपके दिमाग में ये बात आ गई होगी कि जब अपने भोजन करते हैं तो मुख्यतः तीन प्रकार के कंपोनेंट इन इंजेंशन मतलब ग्रहण करते हैं। एक तो कार्बोहाइड्रेट, एक प्रोटीन और वसा। अब इनका रोल देखें कि क्या करते हैं, क्या कुछ सिस्टम होता है, थोड़ा समझने का प्रयास करें अपने आराम से धैर्य पूर्वक। इन बात को थोड़ा ध्यान रखें बेटा। अब देखो अपने क्या किया बेटा, तीन प्रकार के पार्टिकल को खाया। एक तो सी, एक लिखा मैंने पी, और एक लिखा बेटा मैंने एल। मतलब आपने क्या किया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। अब इसमें टूटेगा, ये कार्बोहाइड्रेट किस में टूटता है? ग्लूकोज में। किसमें टूटेगा? ग्लूकोज में। और ग्लूकोज किस में टूटेगा? ग्लाइकोजन के अंदर। किस में टूटेगा? ग्लाइकोजन के अंदर। अब आप ध्यान रखेंगे कि जो प्रोटीन जो है, प्रोटीन किस में टूटेगी? प्रोटीन टूटेगी बेटा पेप्टोन्स के अंदर। और पेप्टोन्स किस में टूटेंगे बेटा? अमीनो अम्ल के अंदर। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जो वसा है वो टूटेगी बेटा वसीय अम्ल के अंदर। और वसीय अम्ल जो चेंज होंगे बेटा वो होंगे गिल्सरोल के अंदर। ये चीज़ थोड़ी ध्यान रखेंगे आप। अब आपके दिमाग में क्या कुछ कहना चाह रहा हूं, तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको ये कहना चाहता हूं इधर आ जाओ, कि जब हम भोजन करते हैं तो मुख्यतः तीन प्रकार के फूड पार्टिकल खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। एक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। अब कार्बोहाइड्रेट से डायरेक्ट ऊर्जा नहीं मिलेगी। कार्बोहाइड्रेट किस में टूटेगा? ग्लूकोज में। ग्लूकोज किस में टूटेगा? ग्लाइकोजन के अंदर। इसी प्रकार से प्रोटीन किस में टूटेगा? पेप्टोन्स के अंदर। और पेप्टोन्स किस में टूटेगा? अमीनो अम्ल के अंदर। वसा टूटेगी वसीय अम्ल के अंदर। वसीय अम्ल टूटेगा गिल्सरोल। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए, क्योंकि ये मैंने एक तरफ लिखे हैं, ये होते हैं बेटा जटिल पदार्थ। क्या होते हैं? जटिल पदार्थ जिनसे हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि हमारा शरीर के अंदर जो कोशिका है वो इनको पचाने में असमर्थ होती है। इसलिए ये क्या किया जाता है, ये जो पार्ट जो है ग्लाइकोजन, एमिनो अम्ल, ये क्या होते हैं बेटा? सरल पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? सरल पदार्थ हैं। क्योंकि ग्लूकोज टूटता टूटता, कार्बोहाइड्रेट टूटता टूटता किस में? ग्लाइकोजन के अंदर आ गया। प्रोटीन विखंडित होता हुआ अमीनो अम्ल के अंदर आ गया। वसा टूटती हुई किसके अंदर आ गई? ग्लूकोज के अंदर। अब मैंने आपको ये तो बताया था, जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ना ही क्या कहलाता है? पाचन होता है। इसको अपने क्या कहते हैं बेटा? डाइजेशन कहते हैं। अब देखो इनको तोड़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारा जो शरीर है ना, उसकी जो कोशिका है वो बहुत छोटी है और वो जटिल पदार्थों को पचाने में असमर्थ है। इसलिए इनको क्या किया जाता है? छोटे छोटे भागों में तोड़ा जाता है। तो पाचन क्या है?
पाचन एक ऐसी क्रिया है जिसमें जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ा जाता है। अब इसमें प्रश्न कैसे बनेगा कि कार्बोहाइड्रेट के किस रूप से हमें ऊर्जा मिलेगी, कार्बोहाइड्रेट के किस रूप से हमें ऊर्जा मिलती है। तो आप ध्यान रखेंगे बेटा, कार्बोहाइड्रेट के ग्लाइकोजन रूप से हमें ऊर्जा मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि ये सरल पदार्थ हैं। प्रोटीन के किस रूप से हमें ऊर्जा मिलती है? तो अमीनो अम्ल से। वसा के किस रूप से हमें ऊर्जा मिलती है? तो गिल्सरोल से, है ना। तो ये प्रश्न भी शानदार बनता है। आपको समझ में आया कि नहीं आया? एक बार फिर बता दूं बेटा, पाचन का मतलब क्या होता है? एक ऐसी क्रिया जिसमें जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ना, जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ना पाचन कहलाता है। जब हम भोजन करते हैं तो मुख्यतः तीन प्रकार के पदार्थों को ग्रहण करते हैं, एक कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन और तीसरा वसा, है ना। इनसे हमें डायरेक्ट ऊर्जा नहीं मिलती, इसलिए इनको क्या किया जाता है बेटा? तोड़ा जाता है। क्या किया जाता है? तोड़ा जाता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, ग्लूकोज ग्लाइकोजन के अंदर, फिर प्रोटीन पेप्टोन्स के अंदर, पेप्टोन्स आगे अमीनो अम्ल के अंदर, वसा वसीय अम्ल के अंदर, वसीय अम्ल हिल्सरोल के अंदर। आपके प्रश्न में पूछा जाता है कि मानव शरीर को जो ऊर्जा है वो किस रूप में मिलती है, तो ध्यान रखना बेटा, ग्लाइकोजन के रूप में मिलती है। इसको आप एक बार नोट कर ले। चलें आगे। तो इसमें अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो कि मानव शरीर को ऊर्जा मानव शरीर को ऊर्जा किस रूप में मिलती है? ग्लाइकोजन के रूप में बेटा। किस रूप में बेटा? ग्लाइकोजन के रूप में मिलती है। किस रूप में मिलती है बेटा? तो ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान रखेंगे कि मानव शरीर को जो ऊर्जा मिलती है वो ग्लाइकोजन के रूप में मिलती है। कौन से रूप में मिलती है? ग्लाइकोजन के रूप में मिलती है, क्योंकि ग्लाइकोजन क्या है बेटा? एक सरल पदार्थ है। ये चीज़ आपको समझ में आई। अब अपने बात करेंगे, इसके आरेख को जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ सिस्टम होता है। तो सबसे पहले बात करें अपने पाचन तंत्र की। तो सबसे पहले अगर पाचन तंत्र की परिभाषा लिखना चाहे तो पाचन तंत्र एक ऐसा तंत्र जिसमें पाचन क्रिया एक ऐसा तंत्र जिसमें पाचन क्रिया संपन्न होती है उसे पाचन तंत्र कहते हैं। उसके बाद बेटा बात करेंगे पाचन अंगों की। पाचन क्रिया में भाग लेने वाले अंगों को पाचन अंग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पाचन अंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पाचन अंग कहते हैं। अब अपने बात करेंगे, सबसे पहले आरेख को जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ आरेख होता है पाचन का। तो तो सबसे पहले मुख्य अंग, पाचन के मुख्य अंग के अंदर एक तरफ मुख्य अंग लिखेंगे और एक तरफ लिखेंगे सहायक अंग। तो आरेख बनाएंगे अपने। पाचन तंत्र एक तरफ मुख्य अंग आएगा
और एक तरफ आ जाएगा बेटा सहायक अंग। अब आप सोच रहे हो कि सर मुख्य अंग का मतलब क्या होता है? मुख्य अंग का मतलब होता है जहाँ पाचन की क्रिया होती है वो तो है मुख्य अंग, और जो जहाँ पाचन नहीं होता वो पाचन की क्रिया में क्या करते हैं, सहायता करते हैं, वो होते हैं सहायक अंग। अब इसमें कौन कौन आते हैं तो उसको आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो इसमें थोड़ा ध्यान रखेंगे, मुख ग्रसनी के अंदर कौन आएगा बेटा? मुख ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंतर, बड़ी आंत और उदा। अब मुख को क्या कहते हैं बेटा? मुख को कहते हैं माउथ। क्या कहते हैं बेटा? माउथ। ग्रसनी को कहते हैं फेरिंक्स। क्या कहते हैं? फेरिंक्स। ग्रासनली को कहते हैं इसोफेगस। क्या कहते हैं? इसोफेगस। आमाशय को कहते हैं स्टमच। क्या कहते हैं? स्टमच। छोटी आंत को कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। और इसको क्या कहते हैं बेटा? लार्ज इंटेस्टाइन। और गुद्दा को क्या कहते हैं बेटा? एनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनस बोलते हैं। तो ये मुख्य अंग है। मुख, ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुद्दा, ये कितने अंग है बेटा? 7 अंग है। अब इनके अंदर सहायक अंग कौन कौन से हैं तो इसमें आप थोड़ा ध्यान रखेंगे बेटा। इसमें एक सहायक अंग है बेटा, कौन कौन है? एक तो है बेटा जीभ। जीभ, टंग बोलते हैं जिसको। और दूसरा है बेटा दांत, जिसको टीथ बोलते हैं। उसके बाद है लार ग्रंथियां। सिलाइवरी ग्लैंड। उसके बाद है बेटा यकृत, जिसको लीवर बोलते हैं। और उसके बाद है बेटा पित्ताशय, जिसको गोल ब्लैडर बोलते हैं। और लास्ट है बेटा अग्नाशय, को बोला जाता है पेनक्रियाज। तो आप थोड़ा ध्यान रखेंगे कि पाचन तंत्र के अंदर ध्यान रखेंगे बेटा। पाचन तंत्र की अगर मैं बात करूं तो पाचन तंत्र के अंदर मुख्य अंग और सहायक अंग की बात करें। मुख्य अंग मतलब जिसके अंदर पाचन क्रिया होती है, उसके अंदर है बेटा मुख, जिसको माउथ बोलते हैं। ग्रसनी, जिसको फेरिंक्स बोलते हैं। ग्रासनली, जिसको इसोफेक्स बोलते हैं। आमाशय, जिसको स्टमच बोलते हैं। छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। एनस, गुदा। और सहायक अंग जीभ, जिसको टंग बोलते हैं। दांत, जिसको टीथ बोलते हैं। लार ग्रंथि, सलाइवरी ग्लैंड बोलते हैं, है ना। उसके बाद बेटा यकृत, जिसको लीवर बोला जाता है। पित्ताशय, जिसको गोल ब्लैडर बोला जाता है। अग्नाशय, जिसको पेनक्रियाज बोला जाता है। तो इसको आप एक बार नोट कर लें, फिर अपने चलते हैं आगे की तरफ। नोट करें बेटा आप इसको अच्छी तरीके से, चलें आगे। ठीक है, इसको आप एक बार नोट करें। अभी देखो एक मैं रफली डायग्राम बताता हूँ, उसके बाद आपको इसका ओरिजिनल सोर्स डायग्राम जो है बेटा वो अपने वो भी देखेंगे इस प्रकार से।
अब इसके अंदर थोड़ी चीज़ आप थोड़ी ध्यान रखेंगे बेटा। अब अगर बात करें तो इसको कहा जाता है बेटा मुख, पहला सुख। और ये जो भाग है बेटा, यहाँ ग्रसनी के साथ एक नली और जुड़ी होती है, जो होती है बेटा श्वास नली, जो आके किस में खुलेगी बेटा, ये जो भाग है बेटा ये है ग्रसनी। और ये जो भाग है बेटा इसको कहा जाता है ग्रास नली। और ये जो भाग है बेटा ये होता है आमाशय। और आमाशय के बाद ये होती है बेटा छोटी आंत। और इसी के ऊपर एक डबल लेयर होती है जिसको अपने क्या कहते हैं, यहाँ इस प्रकार से एक बड़ी लेयर होती है उसको बड़ी आंत कहते हैं। और ये होता है बेटा गुद्दा, एनस बोलते हैं। तो अब इसके अंदर यहाँ एक भाग होता है और इसके ऊपर की तरफ एक संरचना होती है जिसको एक ढक्कन होता है, जिसको क्या कहते हैं, एपिग्लाइटिस बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, एपिग्लाइटिस। क्या बोलते हैं, एपिग्लाइटिस। तो इस प्रकार का डायग्राम, बाकी इसका ओरिजिनल जो डायग्राम है उसकी भी अपने चर्चा करेंगे। कुछ कुछ आपको थोड़ी थोड़ी बातें ध्यान रखी कि मुख्य क्या है, ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा। और ग्रसनी भी तीन भागों के साथ जुड़ी होती है। एक तो होती है मुख के साथ, इसलिए इसका नाम पड़ेगा मुख ग्रसनी। एक नाक के साथ जुड़ी होती है, नासा ग्रसनी। और एक कंठ के साथ जुड़ी होती है, उसको कंठ ग्रसनी बोलेंगे। ये बात आपको समझ में आ गई। सबसे पहले अपने बात करेंगे मुख की। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भोजन का प्रारंभ कहाँ से होता है तो मुख से होता है। तो सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए आप, मुख। में लिखेंगे भोजन का प्रारंभ भोजन का प्रारंभ मुख से होता है। भोजन का प्रारंभ मुख से होता है। भोजन का प्रारंभ मुख से होता है। अपने बात कर रहे थे मुख की, कि भोजन का जो प्रारंभ होता है वो मुख से होता है। किससे होता है बेटा, मुख से। तो आपसे पहले प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि भोजन का प्रारंभ कौन से भाग से होता है। तो अपने पूरे भागों को अपने देखा कि सबसे पहला जो भाग आता है वो आता है मुख, फिर ग्रसनी, फिर ग्रासनली, फिर अमाशय, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, फिर गुदा। फिर ग्रसनी के अंदर तीन भाग होते हैं, मुख ग्रसनी, नासा ग्रसनी, कंठ ग्रसनी। अमाशय के तीन भाग होते हैं, कार्डिक, फंडिस, जठर निर्गमी, अवरोधनी। इसी प्रकार से आप पढ़ेंगे छोटी आंत के भी तीन भाग पढ़ेंगे, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। उसके बाद बड़ी आंत के भी तीन भाग पढ़ेंगे, सिक्कम, कोलन और रेक्टम। इस प्रकार से भागों का डिवाइडेशन किया गया, उनको एक एक भाग से अपने पढ़ेंगे। और जहाँ जंतुओं, मानव के अंदर पाचन और जंतुओं पाचन लगभग इक्वल है, लेकिन जहाँ अलग जो आएगा अमाशय जो है वो अलग, जंतुओं में अलग प्रकार का अमाशय पाया जाता है। जहाँ चेंज ओवर होगा वहीं मैं आपको बता दूंगा बेटा। तो अपने बात कर रहे थे भोजन का प्रारंभ मुख से होता है। मुंह में दांतों की स्थिति के आधार पर दांत कितने प्रकार के होते हैं तो वो बात अपने करेंगे। तो उसके बाद आप नोट लगा के लिखेंगे, मुंह में दांतों की स्थिति के आधार पर दांत के प्रकार, दांत के प्रकार। तो प्रिय विद्यार्थियों, दांत आपको चार प्रकार के होते हैं। दांत कितने हैं, ध्यान रखेंगे, टाइप ऑफ टीथ। दांत के प्रकार, दांत कितने प्रकार के होते हैं तो चार प्रकार के होते हैं। इसको चाहे आप इंग्लिश वर्जन में याद कर लो, तो वैसे ट्रिक नहीं है, ट्रिक तो काय का है, क्योंकि सीधा का सीधा वैसे इंग्लिश के अंदर ट्रिक आप बना सकते हो। वैसे ट्रिक मैंने आपको बार बार यही बताया है कि आपको सारी चीज़ें अगर दिमाग में होगी तभी ट्रिक काम करेगा बेटा। तो आई टी पीएम मोदी, ठीक है, आई सी पीएम मोदी।
तो इसके अंदर आई का मतलब क्या है बेटा, दांत 4 प्रकार के हैं। आई का मतलब है इंसिजर, क्या है बेटा, इंसिजर। और सी का मतलब है बेटा केनाइन। और पीएम का क्या मतलब है बेटा, प्रीमोलर, क्या है, प्रीमोलर। और एम का मतलब क्या है बेटा, मोलर। तो ये चीज़ आप थोड़े ध्यान रखेंगे। अब जैसे व्यंजन जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला अक्षर क्या आता है बेटा, कै कबूतर आता है। तो पहले दांत का प्रकार होता है कृतक, दूसरा होता है रदनक, और तीसरा होता है बेटा अग्र चरणवक, और चौथा होता है चरणवक। और इसमें ध्यान रखेंगे इनका चरणवक, अग्र चरणवक और चरणवक जो दांत जो हैं, इनका काम होता है भोजन को चबाना। इनका काम जो होता है वो भोजन को चबाना। और सबसे नुकीले और तीखे दो दांत जो होते हैं वो होते हैं बेटा रदनक। नुकीले तीखे दांत जो होते हैं, मतलब चीर फाड़ करने वाले, क्या करने वाले, चीर फाड़ करने वाले। और इनका काम होता है भोजन को काटना, भोजन को काटना। और इनका जो काम होता है बेटा वो होता है चीर फाड़ करने का। मतलब व्यक्ति कोई व्यक्ति शाकाहारी है तो उनमें मांसाहारी की प्रवृत्ति दांतों में है। मतलब जैसे अपने सेब खाते हैं या कुछ कोई ठोस या हार्ड कोई चीज़ खाते हैं तो उनको मतलब अलग करने का या विभाजित करने का, चीर फाड़ करने का जो काम जो होता है वो रत्नक का होता है। ध्यान रखेंगे बेटा, दांत कितने प्रकार के हैं, तो दांत 4 प्रकार के हैं। आईसी पीएम मोदी, इंसिजर केनाइन प्री मोलर मोलर। इंसिजर कृतनक, केनाइन रदनक, प्री मोलर अगर चरणवक और मोलर चरणवक। जिसमें अगर चरणवक और चरणवक दांतों का काम होता है चबाना, और इनका काम क्या होता है, भोजन को काटने का काम होता है। इंसिजर का होता है। और सबसे नुकीले तीखे दांत जो होते हैं वो होते हैं केनाइन, और इनका काम होता है चीर फाड़ करने का। अब अपने बात क्या करेंगे, बात करेंगे अपने दांतों की संख्या की। तो आप नोट लगा के लिखेंगे, एक बार आप इसको नोट करें। साइड में हट जाता हूं मैं। चलो चलते हैं। अब आप विशेष लगाएं। विशेष में थोड़ा ध्यान रखेंगे बेटा आप। अगर आपसे पूछा जाए बच्चे में दांतों की संख्या कितनी होती है, अगर आपसे बच्चे में दांतों की संख्या पूछे पहला। दूसरा, अगर आपसे कोई पूछे किशोर या किशोरी, मतलब 13 से 19 वर्ष में दांतों की संख्या, और तीसरा अपने बात करें वयस्क में दांतों की संख्या। वयस्क में दांतों की संख्या कितनी होती है। तो ये चीज़ थोड़ी ध्यान रखेंगे कि बच्चे में दांतों की संख्या जो होती है बेटा वो होती है 20। कितनी होती है, 20 याद करेंगे आप। किशोर या किशोरी में दांतों की संख्या जो होती है बेटा वो होती है 28। कितनी होती है, 28। और वयस्क में दांतों की संख्या जो होती है बेटा वो होती है 32। तो ये चीज़ आप थोड़े ध्यान रखेंगे, कई बार पर्सन डायरेक्ट पूछ लेता है। और अभी सीईटी की एग्जाम के अंदर दंत सूत्र पूछा गया था, तो आपको ध्यान रखना है कि बच्चे में दांतों की संख्या कितनी होती है, 20। किशोर या किशोरी के अंदर दांतों की संख्या कितनी होती है, किशोर या किशोरी का मतलब होता है 13 से 19 वर्ष के जो बालक बालिकाएं हैं उनमें दांतों की संख्या होती है 28। और वयस्क में दांतों की संख्या कितनी होती है, तो वो होती है बेटा 32। अब अपने इसका दंत सूत्र जानने का प्रयास करेंगे। अब देखो दंत सूत्र का मतलब क्या होता है। दंत सूत्र जो होता है वो होता है बेटा ऊपरी जबड़ा बेटा
ऊपरी जबड़ा बटा निचला जबड़ा। और गुणा में क्या होगा बेटा 2, क्योंकि एक साइड ऊपर की तरफ जबड़े की बात करें उसमें 2 पार्ट हो गए, ऊपरी जबड़ा इंटू निचला जबड़ा, अपर जो एंड लोअर जो। गुणा में क्या करेंगे आप 2 करेंगे, उससे आप दांतों की संख्या ज्ञात कर सकते हो आप। तो अपने बात कर रहे थे धन सूत्र की। धन सूत्र होता है ऊपरी जबड़ा बटा में निचला जबड़ा, गुणा में क्या है 2, क्योंकि ऊपर की साइड में 2 साइड होगी। तो थोड़ा ध्यान रखेंगे बेटा जी। हो सकता है थोड़ी आवाज़ आ रही है क्योंकि पास में डीजे चल रहा है, तो कृपया धीरे धीरे बनाए रखें कि कई बार थोड़ी बहुत व्यवधान तो नहीं बोल सकते, लेकिन समय के साथ परिवर्तन ज़रूरी है। ठीक है, तो आप बिल्कुल एडजस्ट कर सकते हैं, समझदार बच्चे हैं। तो बच्चे में दांतों की संख्या कितनी है बेटा 20 है। किशोर या किशोरी में, मैं आवाज़ बता देता हूँ थोड़ी। किशोर या किशोरी में जो दांतों की संख्या है वो 28 है। वयस्क में दांतों की संख्या जो है 32 है। इधर डीजे वाले ने भी आवाज़ बढ़ा दी है, तो कृपया धैर्य बनाए रखें। धन सूत्र जो है ऊपरी जबड़ा बटा में निचला जबड़ा गुणा में 2। अब अपने इसके धन सूत्र जानने के प्रयास करेंगे। सबसे पहले अपने बात करेंगे बच्चे में जो अभी मैंने आपको बताया था कि बच्चे में दांतों की जो संख्या है बच्चे में दांतों की संख्या जो है बेटा वो है 20। अब इसका जो फार्मूला जो है वो 20 कैसे बनेगा, तो इसको थोड़ा आप समझे। धन सूत्र जो बनेगा, तो धन सूत्र मैंने अभी आपको बताया है बेटा, ऊपरी जबड़ा अपर जो या लोअर निचला जबड़ा यानी लोअर जो गुणा में 2 बेटा। अब इसका जो बच्चे में दांतों की संख्या 20 किस हिसाब से है, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे आप। तो इसका जो फार्मूला जो होता है बेटा ध्यान रखेंगे, आई सी पी एम और एम, यही होता है ना। तो आप क्या ध्यान रखेंगे 2102 बटा 2102। एक बार आप समझने का प्रयास करेंगे बेटा, समझ में आ गया तो आप खेल सकते हैं इसके साथ। 2102, अब इसके अंदर गुणा में आप 2 कर लीजिए बेटा। देखो 2 और 1 3 और 2 5, 5 दूनी कितने हो गए 10, ऊपरी जबड़े में 10, 2 और 1 3 और 2 5, 5 दूनी 10, टोटल कितने हो गए बेटा 20। अगर आपको ऊपरी जबड़े के अंदर टोटल संख्या, अब 2 के साथ आप गुणा कर लीजिए पहले, कि यहाँ 2 के साथ गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 0, फिर 2 दूनी 4, बटा लगाइए, फिर इसकी 2 के साथ 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 0 और 4। अब बेटा इसको काउंट कर लीजिए, चाहे ऐसे काउंट कर लो तो कितने हो गए 4 2 6 और 4 10, बटा 4 2 6 और 4 10, टोटल कितने हो गए बेटा 20। ऐसे भी काउंट कर लीजिए, चाहे आप 4 4 8, 2 और 2 4, 0 8, ये भी कितने हो जाएंगे बेटा 20। कैसे भी क्रॉस कर लो आप। अब इसमें थोड़ा ध्यान प्रश्न कैसे बनेगा बेटा, आपसे पूछा जा सकता है कि ऊपरी जबड़े में इंसिजर दांतों की संख्या कितनी है, तो आपको ध्यान रखनी है 4 बेटा। कैनाइन की ऊपरी जबड़े में कितनी है 2, और प्री मोलर होते ही नहीं है, मोलर की पूछे तो बेटा 4। अगर आपसे टोटल पूछे कि ऊपरी जबड़े में दांतों की संख्या कितनी होती है, सॉरी, अगर आपसे पूछा जाए कि जबड़े में इंसिजर दांतों की संख्या कितनी होती है टोटल इंसिजर की, तो 8, कैनाइन की 4, प्री मोलर की 0 और मोलर की 8। से आपको ऊपरी जबड़े में पूछे चाहे निचले जबड़े में पूछे, आप जैसे पूछे वैसे आप इसमें बता सकते हो। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। इसी प्रकार से अगर बात करें अपने किशोर या किशोरी के अंदर, मैंने आपको बताया था किशोर या किशोरी में
दांतों की संख्या कितने होते हैं बेटा? 28 होते हैं। और आपको फार्मूला पता ही है बेटा, दंत सूत्र जो है, ऊपरी जबड़ा बेटा निचला जबड़ा, तो उसका फार्मूला याद कर लीजिए, आई सी पी एम और एम। 21/22 बेटा, 21/22 गुणा में क्या कर लीजिए आप? 2 कर लीजिए बेटा। 2 और 1 3, 2 5, 2 7, 7 दूनी कितने हो गए? 14। 2 और 1 3, 2 5 और 2 7, 7 दूनी कितने हो गए बेटा? 14। 14 और 14 कितने हो गए बेटा? 28। ये किशोर या किशोरी में संख्या होती है। अब आप उसी प्रकार से 2 के साथ गुणा कर दीजिए बेटा इनकी। जैसे इसकी गुणा इसके साथ करेंगे तो 2 दूनी 4, ऊपरी जबड़े के अंदर बात कर रहा हूं मैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 बेटा इसकी गुणा कीजिए आप। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, टोटल काउंट कर लीजिए आप। 4 2 6 और 4 10 और 4 14। 4 2 6 और 4 10 और 4 14। 14 और 14 कितने हो गए बेटा? 28। अब इसको इस प्रकार से इसे जोड़ लीजिए आप। 4 4 8, 4 8 8, ये भी टोटल कितने हो गए बेटा? 28। 8 4 12, 8 20 और 8 28। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये ऊपरी जबड़े में है और ये है बेटा निचले जबड़े में। ऊपरी जबड़े में दांतों की संख्या और निचले जबड़े में दांतों की संख्या। ये तो है बेटा किशोर या किशोरी में 28 किस प्रकार से है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? चलें आगे। अब अपने बात करें वयस्क में। वयस्क में दांतों की संख्या, वयस्क में दांतों की संख्या कितनी होती है बेटा? वयस्क में दांतों की संख्या होती है 32। तो आप इसको मैनेज कीजिए। दंत सूत्र जैसे आई सी पी एम और एम, तो इसमें आप 21 23 बटा 21 23। अब 2 और 1 गुणा में 2 करना है आपको। 2 और 1 3, 2 5 और 3 8, 8 दूनी 16। 2 और 1 3, 2 5 और 3 8, 8 दूनी 16, 16 16 32। अब उसी प्रकार से मैंने 2 के साथ गुणा करके आप ऊपरी जबड़े निचले जबड़े में टोटल संख्या बता सकते। 2 के साथ गुणा कर लो। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 4 2 6 4 10 और 6 16, 4 2 6 4 10 और 6 16, 16 16 32। अब आपको ध्यान रखना है बेटा, ये जो साइड जो है ये ऊपरी जबड़े के अंदर दांतों की संख्या है, ऊपरी बटा निचला जबड़ा। अब इसमें टोटल से काउंट कर लीजिए आप। अगर इंसीजर दांतों की संख्या टोटल पूछे आपसे तो कितने बताएंगे आप? 8, इसमें 4, इधर 8, इधर बेटा 12, 8 4 12, 8 20 और 12 32। तो ये बेटा दांतों की संख्या का अरेंजमेंट है। तो इस प्रकार से आप दांतों की संख्या को अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो एक बार दोबारा देख लीजिए अच्छे तरीके से। अपने बात कर रहे थे बेटा, देखो विशेष लगा के मैंने बताया कि बच्चे में दांतों की संख्या कितनी होती है, डायरेक्ट पूछ लेता है 20। किशोर या किशोरी में 13 से 19 वर्ष में दांतों की संख्या कितनी होती है, तो आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। कितनी होती है? 28। वयस्क में दांतों की संख्या कितनी होती है, तो 32। इसका फार्मूला क्या होता है? दंत सूत्र ऊपरी जबड़ा बटा निचला जबड़ा गुणा में 2। 2 क्योंकि ऊपर की साइड के अंदर 2 है, 2 की तरफ ऊपर का जबड़ा जो होता है उसमें 2 साइड बनती है। टोटल कितनी साइड होगी बेटा? 4 होगी बेटा। ऊपर की तरफ 2 है और नीचे की तरफ 2 है, टोटल कितनी साइड होगी बेटा? 4 होगी, इसलिए गुणा में 2 लगाते हैं। उसके बाद देखो किस हिसाब से बच्चे में दांतों की संख्या 20 है, दंत सूत्र ऊपरी जबड़ा बटा निचला जबड़ा गुणा में 2। आपको सूत्र ध्यान रखना है 2102, 2102 गुणा में 2। 2 और 1 3, 2 5, 5 दूनी 10, ऊपरी जबड़े में 10। 2 और 1 3, 2 5, 5 दूनी 10, ऊपरी जबड़े में 10, निचले जबड़े में 10, टोटल 20। अगर आपसे टोटल पूछे इंसीजर दांतों की ऊपरी जबड़े में संख्या कितनी है, तो 4 है। निचले जबड़े में टोटल पूछ ले तो 4 है। टोटल पूछे कि इंसीजर दांतों की संख्या कितनी है बच्चे में, तो 8 है। केनाइन की कितनी है? 4। प्री मोलर की कितनी है? 0। और मोलर की कितनी है? 8 है। तो ये चीज़ आपको थोड़ी ध्यान है रखनी है बेटा इस हिसाब से।
उसके बाद बेटा किशोर या किशोरी में दांतों की संख्या मैंने टोटल बताई आपको 28। किस प्रकार से अरेंजमेंट है तो आप इसको देख सकते हैं अच्छी तरीके से। उसके बाद अपने बात करें थे वयस्क में दांतों की संख्या, तो इस प्रकार से अरेंजमेंट मैंने आपको इसका बताया है। आशा करता हूँ कि आपको ये बातें समझ में आ गई हैं। बाकी अब रूमिनेंट्स के अंदर, पशुओं के अंदर दांतों की संख्या किस प्रकार से अरेंजमेंट होती है, तो इसी फार्मूले को अपने अप्लाई करते हुए आगे के दंत सूत्र को बनाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि अभी थोड़ी आवाज़ आ रही है तो हो सकता है आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो, तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। क्योंकि क्या करें, पढ़ाई के साथ मतलब ज़रूरी है, मतलब अपने पढ़ाई को बंद नहीं कर सकते, लेकिन कई बार थोड़ी मतलब इस प्रकार की समस्याएं, छोटी छोटी समस्याएं आ सकती है। तो फिर भी आपको बेटा बढ़िया तरीके से अपने ध्यान को बिना कोई भंग किए हुए अपने स्टडी पे ध्यान देना है। तो आज के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो एक बार फिर जय हिंद जय भारत। ठीक है जी, थैंक यू।